आज हम जिस कहानी में उतर रहे हैं उसकी शुरुआत किसी पायरेट फिल्म की तरह होती है। हाँ बिल्कुल। साल था 1578। समंदर में एक जहाज लूटा जा रहा था, लेकिन लुटेरों को अंदाजा नहीं था कि उन्हें खजाने से भी कीमती कोई चीज मिलने वाली है। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने की। लेकिन ये सिर्फ मसालों और मुनाफे की कहानी नहीं है। इसमें समुद्री डाकू हैं, जासूस हैं, लड़ाइयां हैं और वो शाही दरबार हैं जहां एक एक शब्द से इतिहास बदल सकता था। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं बल्कि उस दौर की जियोपॉलिटिक्स की कहानी है। 16वीं सदी का अंत। हाँ। एक ऐसी दुनिया जहां समंदर पर जिसका कब्जा दुनिया पर उसी का सिक्का चलता था। हाँ। पुर्तगाल और स्पेन उस वक्त की सुपर पावर थे। आज हम उन तारीखों और लम्हों को करीब से देखेंगे जिन्होंने इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया और अंग्रेजों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। तो चलिए इस कहानी की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। तारीख है 1578। ठीक है। एक अंग्रेज हैं, फ्रांसिस ड्रेक। कहने को तो वो एक एक्सप्लोरर था, लेकिन असल में वो एक समुद्री लुटेरा था जिसे रानी का भी आशीर्वाद मिला हुआ था। हाँ, एक प्राइवेटियर। प्राइवेटियर सही शब्द है। उसने एक पुर्तगाली जहाज को लूट लिया। जहाज सोने चांदी से लदा था, लेकिन ड्रेक की नजर किसी और चीज पर थी। उसकी नजर थी जहाज के नक्शों और लॉगबुक्स पर। उसे वो सीक्रेट रूट मैप मिल गया जिसके दम पर पुर्तगाली अब तक भारत और ईस्ट इंडीज के साथ अपने मसाले के व्यापार पर मोनोपोली बनाए हुए थे। मतलब ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंचने का नक्शा था। उस जमाने में ये जानकारी आज के न्यूक्लियर कोड्स जितनी कीमती थी। अच्छा। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, ये पुर्तगाल के आर्थिक साम्राज्य की चाबी थी जो अब अंग्रेजों के हाथ लग चुकी थी। और इसी चाबी का इस्तेमाल करके 1580 तक फ्रांसिस ड्रेक ने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। ऐसा करने वाला वो पहला अंग्रेज बना। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट इसके 8 साल बाद आया। अब हम पहुंचते हैं साल 1588 में। स्पेनिश अर्माडा। हाँ, स्पेनिश अर्माडा। इंग्लैंड ने उस वक्त की सबसे बड़ी नेवल पावर स्पेनिश अर्माडा को हरा दिया। ये क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के दौर की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। यहाँ थोड़ा रुक कर ये समझना जरूरी है कि स्पेनिश अर्माडा को हराना इतनी बड़ी बात क्यों थी। अर्माडा कोई छोटा मोटा जहाजी बेड़ा नहीं था, वो 130 जहाजों का एक विशाल समूह था जिसे अजेय माना जाता था। अजेय। ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं थी बल्कि 2 धर्मों के बीच भी थी, कैथोलिक स्पेन और प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड। स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय इंग्लैंड को वापस कैथोलिक बनाना चाहते थे। तो ये एक तरह से धर्म युद्ध भी था। लेकिन एक छोटे से देश इंग्लैंड ने इतनी बड़ी सुपर पावर को हराया कैसे? इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। एक तो इंग्लैंड के जहाज, वो छोटे और ज्यादा फुर्तीले थे। वो स्पेन के बड़े और भारी जहाजों के करीब जाकर तेजी से हमला करके निकल जाते थे, गुरिल्ला टैक्टिक्स की तरह। कुछ वैसा ही, हाँ। और दूसरा, इंग्लैंड की रणनीति बेहतर थी। उन्होंने फायर शिप्स का इस्तेमाल किया, यानी अपने पुराने जहाजों में आग लगाकर उन्हें अर्माडा की तरफ भेज दिया, जिससे स्पेन के बेड़े में भगदड़ मच गई। वाह। तो ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट था। इसने अंग्रेजों को यकीन दिलाया कि अगर वो समंदर में स्पेन को हरा सकते हैं तो वो हजारों मील दूर पूरब में पुर्तगालियों को भी चुनौती दे सकते हैं। तो इस नई हिम्मत और एक सीक्रेट मैप के साथ अब जमीन तैयार हो चुकी थी। बिल्कुल। अब कहानी में एंट्री होती है उन व्यापारियों की जिन्होंने इतिहास बदल दिया। साल है 1599। लंदन के कुछ अमीर व्यापारियों का एक ग्रुप जो खुद को मर्चेंट एडवेंचरर्स कहते थे, एक साथ आया। उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका आधिकारिक नाम, वो तो काफी लंबा था। हाँ, नाम काफी लंबा था। गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। आजकल की भाषा में कहें तो ये स्टार्टअप का नाम नहीं, पूरा बिजनेस प्लान लग रहा है। खैर, इसे हम आसान भाषा में ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहेंगे। तो इन व्यापारियों ने मिलकर क्या किया? उन्होंने सीधा क्वीन एलिजाबेथ प्रथम को एक याचिका दी। उन्होंने कहा कि पूरब के साथ व्यापार करने के सारे अधिकार, मतलब मोनोपोली, सिर्फ उनकी कंपनी को दिए जाएं। तो ये कोई चोरी छिपे वाला मिशन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुरुआत से ही एक शाही मोहर वाला प्रोजेक्ट था। वो जानते थे कि पुर्तगालियों और डच से मुकाबला करने के लिए उन्हें सरकार का पूरा सपोर्ट चाहिए होगा। और रानी ने उनकी बात मान ली। 31 दिसंबर 1600, साल के बिल्कुल आखिरी दिन। हाँ, क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 साल के लिए ईस्ट में ट्रेड करने के एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए।
इसे ही रॉयल चार्टर कहते हैं ना। बिल्कुल, मतलब अब इंग्लैंड से कोई और कंपनी वहां जाकर व्यापार नहीं कर सकती थी। ये तारीख बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि उस वक्त दुनिया के दो कोनों में दो बहुत ताकतवर शासक अपने अपने साम्राज्य के शिखर पर थे। इंग्लैंड में थी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, जिनका शासन 1558 से 1603 तक चला। और भारत में? और ठीक उसी समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का दौर था, 1556 से 1605। कंपनी को अंदाजा भी नहीं था कि वो दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक के साथ डील करने जा रहे हैं। तो कागज पर तो इजाजत मिल गई, जो कि एक बड़ी जीत थी, लेकिन इंग्लैंड में बैठे बैठे चार्टर हासिल करना एक बात है, और हजारों मील दूर पुर्तगालियों के दबदबे वाले भारत में जाकर व्यापार करना बिल्कुल दूसरी। सही बात है। कंपनी का तीसरा मिशन भारत पहुंचता है 1607 में। जहाज का नाम था हेक्टर और कैप्टन थे विलियम हॉकिंस। वो सूरत के बंदरगाह पर उतरे और यहीं से असली चुनौती शुरू हुई। चुनौती ये थी कि सूरत में पुर्तगाली पहले से ही कुंडली मारकर बैठे थे। उनका वहां पूरा दबदबा था और वो किसी नए खिलाड़ी को मैदान में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इस बीच सत्ता में भी बदलाव हो चुका था। हाँ, इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ की मौत के बाद किंग जेम्स प्रथम राजा बन चुके थे और भारत में अकबर के बाद तख्त पर बैठे थे बादशाह जहांगीर। अब कंपनी को अगर 1 इंच भी जमीन चाहिए थी तो उन्हें जहांगीर से इजाजत लेनी पड़ती। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में हाजिर हुए, जो उस वक्त आगरा में था। उनका ये मिशन 1609 से 1611 तक चला। इसी बीच 1609 में इंग्लैंड में किंग जेम्स प्रथम ने कंपनी को एक और तोहफा दे दिया। उन्होंने कंपनी की मोनोपोली को 15 साल से बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया। मतलब जब तक कंपनी चाहे व्यापार कर सकती है। हाँ। आप जहांगीर का दरबार का सीन समझिए। वहां पुर्तगालियों का जबरदस्त असर था। उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि ये अंग्रेज भरोसे के लायक नहीं है, ये तो समुद्री लुटेरे हैं। अच्छा। वो हॉकिंस को जहांगीर से मिलने नहीं देना चाहते थे। लेकिन हॉकिंस के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का था जिसका अंदाजा पुर्तगालियों को नहीं था। क्या था वो? वो तुर्की और फारसी दोनों भाषाएं अच्छी तरह बोल लेता था। एक अंग्रेज कप्तान, ये तो बड़ी अनोखी बात है। बहुत अनोखी। और यही भाषाएं मुगल दरबार में चलती थीं। इसका नतीजा ये हुआ कि वो बिना किसी ट्रांसलेटर के सीधे जहांगीर से बात कर पाया। तो बादशाह पर इसका असर हुआ होगा। बहुत। जहांगीर इस बात से बहुत इम्प्रेस हुआ कि एक विदेशी उसकी भाषा में बात कर रहा है। दोनों के बीच एक पर्सनल कनेक्शन बन गया। कितना इम्प्रेस हुए जहांगीर? इतना कि जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब और 30,000 की तनख्वाह देने की पेशकश कर दी। 1 मिनट, मनसब ये क्या होता था? मनसब, हाँ, ये मुगल सिस्टम में एक रैंक या ओहदा होता था। 400 का मनसब मतलब दरबार में एक बहुत ऊंचा पद और उसके खर्चे के लिए जागीर। किसी विदेशी व्यापारी के लिए ये बहुत बड़ी, लगभग अनसुनी बात थी। तो क्या हॉकिंस ने ये पद ले लिया और सूरत में फैक्ट्री की इजाजत मिल गई? नहीं, यहीं पर दरबारी राजनीति आड़े आ गई। पुर्तगालियों ने इतना दबाव बनाया कि जहांगीर को पीछे हटना पड़ा। तो हॉकिंस को मनसब तो नहीं मिला और ना ही सूरत में फैक्ट्री बनाने की पक्की इजाजत। आखिरकार 2 साल की कोशिशों के बाद हॉकिंस को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो ये पूरा मिशन फेल हो गया? इतनी मेहनत, भाषा सीखी, बादशाह से दोस्ती की, सब बेकार? सूरत के लिहाज से देखें तो हाँ, मिशन फेल था, लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी। 1611 में उन्होंने प्लान बी पर काम किया। प्लान बी? उन्होंने अपना रुख दक्षिण भारत की तरफ किया और मसूलीपट्टनम में अपनी पहली अस्थायी ट्रेडिंग पोस्ट बना ली। ये वो इलाका था जहां मुगलों का सीधा कंट्रोल नहीं था। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी फ्लेक्सिबल थी। बिल्कुल, अगर एक दरवाजा बंद होता तो वो दूसरा खटखटाने लगते थे। लेकिन सूरत, जो उस वक्त पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हब था, उसे वो छोड़ना नहीं चाहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और उधर पुर्तगाली लगातार अपनी दादागिरी दिखा रहे थे। उन्होंने सूरत के पास अंग्रेजी जहाजों को बंदरगाह में घुसने से रोकना शुरू कर दिया। अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं, इज्जत की भी बन गई थी। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में सिर्फ 4 अंग्रेजी जहाजों का मुकाबला 4 बड़े पुर्तगाली गैलियन और लगभग 2 दर्जन छोटी नामों से था। कागज पर देखें तो अंग्रेजों के जीतने का कोई चांस नहीं था। बिल्कुल नहीं। लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। अंग्रेजों ने पुर्तगाली बेड़े को बुरी तरह हरा दिया। उनकी बेहतर तोपों और जबरदस्त रणनीति के आगे पुर्तगाली टिक नहीं पाए। ये लड़ाई इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे बड़ा? क्यों? क्योंकि ये लड़ाई सूरत के तट पर मुगल अधिकारियों की नजरों के सामने लड़ी गई थी। अच्छा। जब इस जीत की खबर बादशाह जहांगीर तक पहुंची तो वो हैरान भी हुआ और प्रभावित भी। अब तक वो पुर्तगालियों को समंदर का राजा समझता था,
इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि एक नई ताकत आ चुकी है जो पुर्तगालियों से भी ज्यादा मजबूत है। तो जहांगीर ने सोचा कि इनसे दोस्ती करना ही बेहतर है। हाँ, उसे लगा कि इन अंग्रेजों से दोस्ती करना फायदे का सौदा हो सकता है। और इस जीत का असर फौरन दिखा। जिस इजाजत के लिए हॉकिंस 2 साल तक मिन्नतें करता रहा, वो अब 1 साल के अंदर मिल गई। 1613 में जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया और सूरत में अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित हो गई। यहाँ पर ताकत ने वो काम कर दिखाया जो कूटनीति नहीं कर पाई थी। हाँ, लेकिन अंग्रेज ये भी समझ गए कि सिर्फ लड़ाई से काम नहीं चलेगा, भारत में लंबा टिकना है तो कूटनीति भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब उन्होंने किसी कप्तान को नहीं बल्कि एक पेशेवर राजनयिक को भेजने का फैसला किया। बिल्कुल। 1615 में किंग जेम्स प्रथम ने अपने आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। ये एक बहुत बड़ा और औपचारिक कदम था। हाँ, ये दिखाता है कि अब इंग्लैंड की सरकार इस मिशन को कितनी गंभीरता से ले रही थी। सर थॉमस रो का मिशन हॉकिंस से बिल्कुल अलग था। वो तोहफे लेकर आए, उन्होंने दरबारी तौर तरीके सीखे और उनका व्यवहार बहुत पॉलिश्ड था। वो जहांगीर के साथ शिकार पर जाते, उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करते। मतलब पूरा होमवर्क करके आए थे। पूरी तरह से। वो सितंबर 1615 से फरवरी 1619 तक लगभग 3.5 साल मुगल दरबार में रहे। उनका एक ही लक्ष्य था, पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान हासिल करना। और तो क्या उन्हें कोई लिखित संधि, कोई फॉर्मल ट्रेड ट्रीटी मिली? नहीं, और ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जहांगीर सर थॉमस रो को पसंद करता था, उनकी इज्जत भी करता था, लेकिन वो किसी विदेशी ताकत के साथ किसी भी तरह की लिखित संधि करके अपने हाथ नहीं बांधना चाहता था। अच्छा। उसने पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने की मौखिक अनुमति तो दे दी, लेकिन कोई भी कागजी समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। ये एक तरह का जुबानी वादा था। लेकिन इस जुबानी वादे का भी बहुत बड़ा असर हुआ होगा। पुर्तगालियों के असर को कम कर दिया, लगभग खत्म कर दिया था, और कंपनी के लिए एक मजबूत नींव रखती थी। तो अगर हम इस पूरे शुरुआती दौर को, इन पहले 2 दशकों को देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को एक बार फिर से समझते हैं। शुरुआत हुई 1600 में रॉयल चार्टर से, फिर 1607 में वो भारत पहुंचे। हाँ, और 1607 से 1613 तक का जो दौर था वो उनके लिए सबसे मुश्किल दौर था। संघर्ष, नाकामी और पुर्तगालियों से लगातार टकराव। लेकिन इस दौर का क्लाइमैक्स था 1612 की वो लड़ाई। हाँ, स्वाली की लड़ाई, जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी लड़ाई के दम पर 1613 में उन्हें सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री मिली। और फिर दूसरा दौर शुरू होता है सर थॉमस रो की कूटनीति से, 1615 से लेकर अगले कई सालों तक। मोटे तौर पर 1623 या 1633 तक कंपनी का विस्तार होता रहा। सूरत से शुरू होकर वो अहमदाबाद, भरूच, आगरा, मसूलीपट्टनम और फिर पूरब में बालासोर तक फैल गए। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे सैन्य शक्ति और कूटनीति, इन दोनों का सही वक्त पे सही इस्तेमाल करके कंपनी ने भारत में अपनी जगह बनाई। वो पहले ताकत दिखाते थे और फिर बातचीत की मेज पर आते थे। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव एक रात में नहीं रखी गई। नहीं, ये अवसरवाद का नतीजा था, जैसे ड्रेक को मिला वो नक्शा। ये सैन्य ताकत का नतीजा था, जैसे स्पेनिश आर्माडा और पुर्तगालियों को हराना। और ये चालाक कूटनीति का भी नतीजा था, जो हमें हॉकिंस की भाषा और रो के तौर तरीकों में दिखती है। बिल्कुल सही। हर कदम एक सोचा समझा जोखिम था, जो कभी बादशाह के मूड पर निर्भर करता था तो कभी समुद्री लड़ाई के नतीजों पर। और वो जुबानी वादा, हाँ, जहांगीर से मिली वो मौखिक अनुमति बिना किसी लिखित संधि के एक बहुत बड़ा मौका भी थी और एक बहुत कच्ची नींव भी। ये दिखाता है कि उनकी शुरुआती पकड़ कितनी नाजुक थी और उन्हें हर कदम कितना संभल कर रखना पड़ रहा था। आज की हमारी चर्चा इस बात पर थी कि कंपनी को फैक्ट्री बनाने की इजाजत कैसे मिली, लेकिन इसने एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या 17वीं सदी में इस शब्द फैक्ट्री का असल मतलब क्या था? क्या यह सिर्फ एक गोदाम था जहां सामान रखा जाता था, या ये एक छोटा मोटा किला था जिसकी अपनी सुरक्षा होती थी, या फिर ये भविष्य में बनने वाले एक साम्राज्य का पहला बीज था? ये सोचने वाली बात है।